हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा और आज है केवीएस टीजीटी इंग्लिश का डे 13 और आज है हमारा प्रैक्टिस सेट। तो आज जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है मैंने सोचा उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करवा दूं। और प्रैक्टिस करवाने में मैं आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ फ़िलहाल। और 30 क्वेश्चंस में आप लोगों का एक पैटर्न, ये तो मुझे भी नहीं पता कि किस तरीके का आएगा, मगर फिर भी ये छोटे छोटे प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे और आप लोग मेरे साथ साथ इसके आंसर्स जो है दिए। ये प्रैक्टिस टेस्ट स्पेसिफिकली हमने उसी हिसाब से बनाया है जो इनका सिलेबस है, गैप फिलर्स दिए हुए हैं और इन्होंने जो है उसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कहा है। तो कुल मिला के 30 क्वेश्चंस हैं और चलिए 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और अभी तो इतना जो है उसको 30 क्वेश्चंस का 30 क्वेश्चंस में कितना टाइम लगता है आप खुद देखिए कि कैसे जो है अभी एक शुरुआत जो है वो करी है मैंने कि प्रैक्टिस टेस्ट की। तो ये है प्रैक्टिस टेस्ट 1। अभी तक जो पढ़ाया है उसका थोड़ा सा पार्ट लिया, लिटरेचर का थोड़ा सा पार्ट लिया है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस लिए हैं और जो है ये मत सोचेगा कि अगर उसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मेंशन नहीं करा है तो वो होगा नहीं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज तो ज़रूर आएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं और इसमें भी जो पाई चार्ट वाले और डायग्राम्स वाले वो होते हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो इस तरीके के इसमें ज़रूर आएंगे क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और ये ज़रूर दिए जाएंगे चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो। तो चलिए सबसे पहला प्रैक्टिस टेस्ट है, ये आपका रीडिंग पैसेज है, केस बेस्ड पैसेज है। आपको रीड द नोटिस दिया हुआ है एक और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये पैसेज है, एक नोटिस है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो और एक और चीज मैं कह रही हूँ, जो जरूरत से ज्यादा होशियार लोग हैं, ओह ये पैसेज तो बहुत आसान है, हम इतना कहाँ आता है, वो इससे दूर रहे। दुनिया जहां से ज्यादा होशियार लोग इससे दूर रहे, जो वाकई में पढ़ने वाले हैं केवल वही लोग रहे और बाकी जो बहुत ज्यादा होशियार हैं जिन्हें पैसेज देख के लगे ये तो हम यूं ही कर लेंगे, वो बिल्कुल दूर रहे। आपके तो ऐसा है केवीएस आपको तो उठाकर लेके जाएगा, ठीक है, कि आइए आइए आप ही जो है इसके पोस्ट के लिए हकदार हैं। तो भैया जो वाकई में बेचारे मेहनत करके पढ़ना चाह रहे हैं ना उनको पढ़ लेने दो, ठीक है जी। तो ये रहा कि ये नोटिस, अब ये इसको पहले नोटिस को, अब आपको पता अगर ऑनलाइन टेस्ट होता है तो ऑनलाइन टेस्ट में ये था हर क्वेश्चन के ऊपर पैसेज आता है और अगर ऑफलाइन होता है तो बात अलग है। देखिए नोटिस, चेंज टू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। Beginning on July 1st, the company will institute some changes to our policies and procedures. Policies and procedures PNP. Please take time before that date to familiarize yourself with both the existing policies and procedures and the planned changes. The PNP can be found on the company website under the PNP link. Certain changes may affect your job description, vacation time, medical benefits or other aspects of employment. These changes will become effective beginning July 31 but will not be considered retroactive. Some areas that will change include the following: overtime cap for hourly employees, sick time for salaried employees, safety requirements for yard workers, dress code for office employees. If you have any question concerning these changes, please contact the Human Resource Office at the extension 412. All employees will be expected to understand and abide by the new PNP statement as defined on our website and in our employee handbook. Rohit Sharma, CEO. तो this is one of the notices जिसमें से आपको ये पढ़ के इसके क्वेश्चंस के जवाब जो है वो देने हैं। अब पहला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ दिस नोटिस इज टू। आप पढ़िए और अब देखिए कितनी देर में आप इसका जवाब जो है वो दे पा रहे हैं। द पर्पस ऑफ दिस नोटिस इज वार्न एम्प्लॉइज दैट थिंग्स आर अबाउट टू गेट वर्स, इंटिमिडेट एम्प्लॉइज इनटू द फॉलोइंग करेक्ट प्रोसीजर्स, inform employees of upcoming policy changes, instruct employees on how to contact human resources. अब मैं थोड़ी देर रुकती हूं और देखती हूं आप कितनी देर में इसका जवाब दे पाते हैं। तो A, B, C या D। तो जवाब आप लोगों ने अब तक सोच लिया होगा कि इसका जवाब क्या है। तो इसका जवाब है दैट्स C। तो जिसका जवाब ये है बहुत सही है, दैट्स C।
ज्यादा होशियार लोगों को तो मैं कुछ कह नहीं रही, लेकिन बाकी जो पढ़ कर वाकई में अच्छे, बहुत पढ़ाई बहुत मन से पढ़ रहे हैं, उनके लिए भाई ये सारी छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी. When will the policies and procedures change? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कब से जो है वो चेंज होंगे? नॉट स्टेटेड, जून 30, जुलाई 31, जुलाई 1. अगर आपने पढ़ा हो तो पॉलिसीज जो चेंज होंगी वो कब से होंगी ये देखिए. नॉट स्टेटेड, जून 30, जुलाई 31, जुलाई 1. अगर पढ़ा है तो ध्यान दिया होगा कि जो पॉलिसीज चेंज होंगी वो जुलाई 31 से चेंज होंगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following is not mentioned as an effect of the upcoming changes? इनमें से कौन सा मेंशन नहीं किया गया है अपकमिंग चेंजेस का इफेक्ट? मेडिकल बेनिफिट्स, ड्रेस कोड, सैलरी कैप्स, वेकेशन टाइम. तो ध्यान से देखिए, मेडिकल बेनिफिट्स, ड्रेस कोड, सैलरी कैप्स, वेकेशन टाइम. इसमें अगर आप इसको पैसेज को ध्यान से देखें दोबारा से, तो ओवर टाइम कैप, सिक टाइम, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर यार्ड वर्कर्स, ड्रेस कोड, ओवर टाइम कैप फॉर आवरली एम्प्लॉइज. देखिए यहां पर मेंशन जो है वो नहीं करा गया है, वो सैलरी कैप्स नहीं करे गए हैं. सैलरी कैप्स हैज नॉट बीन मेंशन्ड. ये जो है ये इसमें मेंशन नहीं किया गया है. हाउ विल सिक टाइम बेनिफिट्स बी अफेक्टेड बाय द न्यू पॉलिसीज? How will sick time benefits be affected by the new policies? Employees will have less sick time. Salaried employees will have more sick time. They will stay the same, not stated. तो अगर आपने पढ़ा है तो ध्यान दीजिएगा कि how will sick time benefits be affected by the new policies? जो चीज पैराग्राफ में दी गई है केवल हमें उसे ही जो है कंसिडर करना है. अगर नहीं दिया गया है तो वी जस्ट हैव टू लीव इट आउट. तो इसमें जो है नॉट स्टेटेड, इसमें दिया ही नहीं है. हमें क्या पता कि क्या होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या नहीं होंगे. तो दैट हैज नॉट बीन स्टेटेड. वेयर आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फाउंड? www.companysite.com, in the human resource office, employee handbook, एक्सटेंशन 412. अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो उन्होंने कंपनी की साइट और एम्प्लॉय हैंडबुक में दिया है. कंपनी की साइट दे हैवंट मेंशन्ड, तो ये कहां पर दिए हुए हैं? एम्प्लॉय हैंडबुक में. तो दैट हैज बीन गिवन. इतनी ही देर में, जितनी देर में क्वेश्चन पढ़ा उतनी देर में ही आंसर आ जाना चाहिए. पिक अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एक्सटेंडिंग इन स्कोप, इफेक्ट, एप्लीकेशन और इन्फ्लुएंस टू अ प्रायर टाइम और टू प्रायर कंडीशंस. इनमें से पैसेज में से एक वर्ड ढूंढिए जिसका मतलब है एक्सटेंडिंग इन स्कोप, इफेक्ट, एप्लीकेशन और इन्फ्लुएंस टू अ प्रायर टाइम, इंस्टीट्यूट, रिट्रोएक्टिव, फेमिलियराइज, चेंजेस. ठीक है जी. तो इसमें जो कौन सा वर्ड है जिसका मतलब एक्सटेंडिंग है इन स्कोप, तो दैट इज रिट्रोएक्टिव. दैट्स रिट्रोएक्टिव. पिक अ वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विच इज नॉट अ सिनोनिम फॉर अबाइड बाय. इनमें से कौन सा सिनोनिम अबाइड बाय का नहीं है? अक्विसी, कंफर्म, स्टैंड बाय, वायलेट. ये तीनों जो है वो सिनोनिम हैं. अक्विसी, कंफर्म, स्टैंड बाय. कौन सा नहीं है? वायलेट. वायलेट करना का मतलब तो होता है तोड़ना, मरोड़ना. So that is not the synonym. Who is expected to abide by the new P&P statements? All employees, only permanent employees, only yard workers, only office employees. Who is expected to abide by? That is all employees. That is all employees. Familiar adjective है तो familiarize क्या है? Familiar adjective है. I am familiar to him. तो जो है फेमिलियर क्या है? दैट इज द क्वालिटी एडजेक्टिव. तो फेमिलियराइज क्या है? फेमिलियराइज करवाना. कोई काम जब किया जाता है तो वो क्या? काम करना. दैट इज व्हाट? अ वर्ब. तो ये क्या है? दैट्स अ वर्ब. which word is not an antonym for the word institute given in the first line of the which word is not an antonym? Abolish, nullify, स्टॉप, इंट्रोड्यूस. कौन सा इसका एंटोनिम नहीं है इंस्टीट्यूट का? तो ये जो है जो नहीं है दैट्स इंट्रोड्यूस. नहीं है इसका एंटोनिम. और अगर हम चाहें तो इस पैसेज को एक बार देख भी सकते हैं.
कंपनी विल इंस्टीट्यूट सम चेंजेस, कंपनी इंस्टीट्यूट करेगी सम चेंजेस, तो इसका जो एंटोनिम नहीं है, तो इंट्रोड्यूस जो है वो एंटोनिम नहीं है। एबॉलिश करना, नलीफाई करना, स्टॉप करना, ये जो है सारे इसके एंटोनिम है। इंट्रोड्यूस तो इसका सिनोनिम टाइप्स ही है, तो दैट इज नॉट द जो है ये इसका एंटोनिम नहीं है। तो ये क्वेश्चंस कोई, मैं ये नहीं कह रही बहुत मुश्किल थे या कुछ था, लेकिन हाँ फिर भी जो है दिमाग लगा के काम करने वाली चीज है। छोटी छोटी चीजें जो हैं वही आप लोगों को हेल्प करती हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ और अपने मंजिल के करीब पहुंचते जाओ। अब नेक्स्ट है ये आपके गैप फिलर्स हैं। गैप फिलर्स जो हैं ये आधारित हैं कि आपके मॉडल्स पर, टेंसेस पर, ये उन पर आधारित है। तो अब आप ये गैप फिलर्स देखिए। अब गैप फिलर्स हैं, क्योंकि मैंने कहा प्रैक्टिस टेस्ट 1 है तो ये उसी में ही डालूं गैप फिलर्स वगैरह सारा। तो पहला क्वेश्चन है वाइल दीज डेज वैलेंटाइंस डे इज, ये 10 क्वेश्चन है, इसमें 2 ब्लैंक्स हैं तो 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। वाइल दीज डेज वैलेंटाइंस डे इज सेलिब्रेटेड बाय गिविंग चॉकलेट्स, फ्लावर or special romantic cards known as valentines to your loved ones, its roots dash to the feast of Saint Valentine in the 4th century AD. However, it wasn't until the 14th century that the day dash associated with romance. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, तो सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो शुरुआत जो सेंटेंस की है, while these days Valentine's Day is celebrated, अभी प्रेजेंट की बात की जा रही है, by giving flowers, chocolate and all that known as Valentine. Its roots dash back to the feast. अभी की जो रूट्स है वो पीछे 4th सेंचुरी एडी में, इट्स रूट्स गो बैक टू द फीस्ट, कि इट्स की जो रूट्स है, क्योंकि बात अभी प्रेजेंट में ही चल रही है, वेंट बैक नहीं है, ये बात बताई जा रही है, रूट्स है तो रूट्स प्लूरल है तो उसके हिसाब से गो। However, it wasn't until the 14th century that the day dash associated with romance. However was अब ये पास्ट में होगा, it wasn't until the 14th century that the day had became have until that the day became associated, क्योंकि ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में था, ये पास्ट में है, प्रेजेंट से its roots go back to its, अगर वेंट लगा देते मतलब चली गई, अब नहीं है, लेकिन 14th सेंचुरी में ये दिन जो है वो रोमांस से जुड़ा, तो 14 पास्ट की बात की जा रही है, पास्ट डिनोटिंग वर्ड दिया जा रहा है, तो यहां पर आपका आएगा सी। तो दैट इज हाउएवर इट वाजंट अंटिल द 14th सेंचुरी दैट द डे बिकेम एसोसिएटेड विद रोमांस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे दिया हुआ है, आपके सामने क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग जरा क्वेश्चन देखिए और जरा क्वेश्चन को देखकर इसमें यहां से इस क्वेश्चन को पढ़िए। पहले क्या है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन है दैट इज फोबिया से संबंधित है, एक फोबिया से संबंधित क्वेश्चन है ये। एक मिनट में जरा, हाँ जी, Patronophobia is the fear of feathers dash you. In extreme cases, it dash involve the fear of feathers in general. Patronophobia is made of the Greek word petro, means feather, and phobia meaning fear. तो अब यहाँ पर आप इसको देखिए कि ये जो फोबिया है, the fear of feathers dash you, tickle you, tickles you, tickled you, tickling you. That phobia is the fear of feathers dash you. अब यहां पर कौन सा जो है, tickle you, tickles you, tickled या tickling you, देखिए आप खुद ही इसको क्वेश्चन को मैं आपको जवाब जो है इतनी देर में दूं, आप लोग खुद देख के देखिए कि दैट्स इज द पेट्रोनोफोबिया इज द फियर ऑफ फेदर्स tickling you. In extreme cases it dash involve the fear of feathers in general. तो यहां पर जो आएगा that is, ये देखिए, fear of feathers tickling you, tickling, ये जो है यहां पर आएगा feathers
विच आर टिकलिंग यू। तो ये जो एक आपका क्लॉज था उसकी जगह हमने क्या ले लिया इसमें, दैट्स हमने टिकलिंग जो है वो वर्ड लिया। इन एक्सट्रीम केसेस इट डैश इन्वॉल्व द फियर ऑफ फेदर्स इन जनरल। इट एक्सट्रीम केसेस, जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केसेस होते हैं तो इट डैश इन्वॉल्व द फियर। अब यहां पर क्या आना चाहिए, इट डैश, इट कैन, इट ऑट टू, इट शुड, इट मस्ट। देखिए इट कर सकता है, मतलब किसी चीज की जब हम वो बताते हैं वो होने की संभावना होती है, किसी चीज की एबिलिटी है कि भाई ये जो फियर है ये किसी के अंदर एक्सट्रीम केसेस में क्या कर देता है, लोग जो है डरने लग जाते हैं। तो ये क्या है, किसी चीज की संभावना है, परिस्थिति जन्य जब संभावना होती है। ये मॉडल का कैन का एक रूल है कि व्हेन देयर इज जो है एक सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी तो वहां पर हम कैन लगाते हैं। नाउ द, जैसे अगर कहते हैं कि नाउ द स्काई इज क्लियर यू कैन गो बाय रोड, तो ये जो है ये परिस्थिति जन्य संभावना होती है, यानी कि सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी। अब इसमें सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी क्या है कि जब लोगों को बहुत ज्यादा ये फोबिया है टिकलिंग का तो लोग फेदर से डरने लगते हैं इन एक्सट्रीम केसेस, तो ये परिस्थिति जन्य जो है वो एक संभावना हुई। और परिस्थिति जन्य संभावना को कौन से मॉडल से बताते हैं, दैट इज कैन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कैन, इट कैन इन्वॉल्व द फियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। Many animals are able to predict earthquakes to varying levels of success, yet snakes are the most reliable, sensing earthquakes from as far as 70 miles away, 75 miles away. What is more impressive is that they dash sense an earthquake as many as 5 days before it actually occurs. When snakes sense an earthquake, they often dash nest even if the temperature is too cold. तो अब आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन पढ़ के आपको ये पता चल रहा होगा कि बहुत से एनिमल्स जो हैं वो, ये एक जनरल बात की जा रही है। अब जनरल बात की जा रही है तो जो जनरल बात की जाती है जिसमें ऑफन वगैरह लगता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन जब आप ऊपर वाला सेंटेंस देखिए कि दैट दे डैश सेंस एन अर्थक्वेक, दैट दे, अब यहां हम कैन इसलिए लगाएंगे क्योंकि कैन क्या बता रहा है, ये स्नेक्स की एबिलिटी बता रहा है कि एबिलिटी इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस उनकी एबिलिटी है। तो पहले वाले में हम क्या लगाएंगे, कैन। अब नीचे वाले में देखिए यहां आ रहा है ऑफन, और ऑफन क्या बता रहा है, एक जनरल जो है उनकी जो एक जनरल हैबिट है कि जब उनको पता चल जाता है कि अर्थक्वेक इज अबाउट टू अकर तो वो क्या करते हैं, अपना नेस्ट छोड़ देते हैं। तो दे ऑफन डैश देयर नेस्ट इवन इफ द टेम्परेचर इज टू कोल्ड, तो वो अपना नेस्ट जो है वो छोड़ देते हैं। ये एक उनकी हैबिट है, जनरल हैबिट जो सच थी, सच है और सच रहेगी। तो जो हैबिट बताने वाला टेंस होता है वो प्रेजेंट इंड है, तो दे लीव। अब दे है तो दे के हिसाब से क्या लगाओगे, लीव। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका एग्जांपल है। अब यहां तक सही चल रहा है तो आगे बढ़ते हैं। पीपल इन द 1900s didn't have refrigerators and instead dash a piece of cloth in their larders. It was believed that doing so dash luck, peace and prosperity to the household. The tradition adapted over time to fit the modern kitchen. Nowadays, families worldwide place a pillow on top of their fridge every year on May 29th. तो ये people in 1900. अब आप यहां पे देखिए, people in the 1900 didn't have refrigerators and instead, past में है, instead dash will hang, would hung. अब यहां पर आप सबसे पहले एक चीज तो इसमें ना would hang और would hung में से क्या आना चाहिए, ये देखिए। would इंस्टेड वुड, एक चीज ये देखिए, हैंग जो होता है ना, हैंग का मतलब टांगना होता है, लेकिन इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, जब लटकाना का होता है तो मतलब किसी को फांसी पे लटकाना होता है तो हैंग्ड होता है, और कोई चीज को टांगना होता है तो हंग होता है। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए कि इसको कैसे कहेंगे, वुड हंग आएगा या वुड हैंग आएगा। पहली बात तो क्या है कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो हैव को छोड़ के बाकी सारी अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। तो पहले तो हम पास्ट टेंस में देखेंगे तो ये वाला तो दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस में होंगे। अब वुड हैंग या वुड हंग में से कौन सा लगेगा, हैंग इज द फर्स्ट फॉर्म और हैंग की सेकंड फॉर्म होती है हंग। ठीक है, तो अब आप यहां देखिए पीपल इन द 1900, अब यहां हमें सेकंड फॉर्म तो लगानी नहीं है, तो पीपल इन द 1900 डिडंट हैव रेफ्रिजरेटर्स, तो वो क्या करते थे, वुड हैंग।
तो यहाँ पे पास्ट के लिए वुड हैंग लगाएंगे, तो यहाँ पर वुड हैंग हो जाएगा। सेकंड है कि डैश इट वॉज बिलीव दैट डूइंग सो डैश लक पीस एंड प्रोस्पेरिटी टू द हाउस। इट वॉज अब इट वॉज बिलीव, ऐसा माना जाता था कि ऐसा करने से लक पीस एंड प्रॉस्पेरिटी घर में आती थी। तो भाई ये सब पास्ट में चल रहा है, तो पास्ट में चल रहा है तो अब आप उसमें ब्रिंग्स नहीं लगा सकते हैं, उसमें क्या लगाएंगे, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म जो आएगी ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। तो ये चूंकि ये पास्ट में चल रहा है तो यहां पर ब्रॉट का यूज किया जाएगा। तो इसका पहले का है वुड हैंग और दूसरे का है ब्रॉट। जितनी जल्दी होगा उतनी बढ़िया, आराम से कहें। ये है Kangaroos use their tails for balance while hopping. So if you elevate their tail, अगर उनकी टेल को उठा देते हैं, they dash have no balance and fall over. There are cases where kangaroos have lost their tails and can still move around, but it took them a long time to adjust and they can move small distances at a time. Their tails dash only for balance. They also act as a third leg, propelling them forward just as much as their legs do. अब आप यहां पर ये सेंटेंस देखिए, कंगारूज यूज देयर टेल्स फॉर बैलेंस व्हाइल हॉप। सो इफ यू एलिवेट देयर टेल्स, ये इसमें ऑप्शन में अगर आप उनका इफ यू एलिवेट, अगर आप उनकी टेल उठाओगे तो क्या होगा, आप एक कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है कि एक कंडीशन पे दूसरी कंडीशन लागू होती है। तो अगर आप कोई अगर मेहनत करोगे तो सफल होगे, तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल। तो इसमें क्या लगना चाहिए कि इफ यू एलिवेट देयर टेल, अगर आप उनकी टेल को उठाओगे, अगर या तो आप इसको प्रेजेंट की काल्पनिक स्थिति में बनाओ तो फिर एलिवेटेड आना चाहिए था। इफ यू एलिवेटेड देयर टेल्स तब तो वुड हैव जो है वो लगना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या है कि वो पास्ट वाली कंडीशन नहीं है। तो यहां पर इसमें इन्होंने दे रखा है कि कंगारूज यूज देयर टेल्स फॉर बैलेंस व्हाइल हॉपिंग, सो इफ यू एलिवेट देयर टेल दे वुड हैव नो बैलेंस एंड। तो भाई वुड तो उसके साथ लगता है, वुड तो तब लगता है जब यहां पर भी प्रेजेंट की काल्पनिक स्थिति बताई जाए। तो इसमें ये ऑप्शन सही नहीं है, इसमें या तो एलिवेटेड होना चाहिए तो दो बार हैव नहीं लगेगा। तो यहां पर एक तो हैव यहां से हम काट देते हैं, अब वुड भी नहीं लगेगा क्योंकि अगर एलिवेटेड आना चाहिए, तो यहां पर कोई ऑप्शन ही ठीक नहीं है, तो यहां विल आना चाहिए तभी ये ठीक होगा। Kangaroos use their tails for balance while hopping, so if you elevate their tails they will have no balance and fall over। या आप यहां पर अगर आप उसको लगा भी रहे हैं कि परिस्थिति मतलब उसको एक प्रेजेंट की एक काल्पनिक स्थिति बोल रहे हैं, तो वहां पर इफ यू उसको आगे वाले को भी जो है हमें उसमें करना पड़ेगा, फिर आगे वाली कंडीशन को भी हमें पास्ट में बदलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम इसको कर पाएंगे। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो इसका गलत है। But it took them a long time to adjust and they can only move small distances at a time. Their tails are not only for balance, they also act as a third leg. So their tails are not. तो their tails भाई are not इसलिए आएगा क्योंकि प्रेजेंट की बात की जा रही है, तो are not का यूज किया जाएगा, aren't. The children dash talking as Miss Sarkar entered the classroom. Entered से पता चल रहा है past है। Then in a loud voice he said good morning and dash quickly around the room. तो अब आप यहां देखिए कि the children dash talking, बच्चे बात कर रहे थे। ये एक टेंस का ये भी रूल होता है कि जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उस स्थिति में यूज होता है कि जो टाइम बताने वाला जो घटनाक्रम है उसमें कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है, और जो उसमें एक अचानक घटना घटती है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। अगर पास्ट में दो घटनाएं घटी हो जिनमें से एक घटना टाइम बताए तो वो घटना जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो घटना एक अप्रत्याशित इंसिडेंट बताए यानी कि एक अचानक से होने वाला इंसिडेंट बताए तो वहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तो बच्चे क्या कर रहे थे जब मिस का आई, तो वो टाइम बताने वाला है, बच्चे बात कर रहे थे, उसमें अप्रत्याशित घटना क्या घटी, मैडम आ गई। तो यहां पर द चिल्ड्रन वर टॉकिंग, द चिल्ड्रन वर टॉकिंग, देन इन अ लाउड वॉइस शी सेड गुड मॉर्निंग एंड डैश क्विकली अराउंड द रूम, देन ग्लांस्ड, क्योंकि पास्ट में है तो देन ग्लांस्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट ही है तो ग्लांस्ड जो है वो इसमें लगेगा। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी डैश ऑस्ट्रेलिया लास्ट समर। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। इट वॉज अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस। One day we dash hiking with some local boys. Hiking through the scrub, we were lucky to see the kangaroo. We dash Australia last summer. Last summer past denoting जो है past को बताने वाला
एक समय अगो, लास्ट समर, यस्टरडे, तो वहां पे आएगा वी विजिटेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। इट वॉज अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस, वन डे वी डैश हाइकिंग। अब यहां पर सब विद सम लोकल बॉयज, ये पास्ट में ये वी वेंट hiking with some local boys. Now question number 8. Geetika is learning about China in her geography classes. She has to give a short talk to her class about Shanghai. Read the notes she has made and then complete the speech she prepares for her class. Largest Chinese port city. Which one? Shanghai. Handles 50% Chinese exports and imports. Most heavy population in the world. Industrial number of industries present. Shanghai dash, it has also become famous dash in the world. It can be called an industrial city because of the number of industries present here. Shanghai, अब Shanghai क्या है? Largest Chinese port city. Shanghai is the largest port city of China. Is the largest port city of China. Was the largest port, was the largest है, और यहां पर ए नहीं लगाएंगे, द इसलिए लगेगा क्योंकि जब सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उसके पहले द लगता है। इज द लार्जेस्ट पोर्ट सिटी ऑफ चाइना। उसके बाद नेक्स्ट है इट हैज ऑल्सो बिकम फेमस, हैज द मोर पॉपुलेशन, इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी, हैज द हैवी पॉपुलेशन एज द मोस्ट, इट हैज ऑल्सो बिकम फेमस। हाउ का जवाब दे रहा है, एडवर्ब क्लॉज आएगा, एज द मोस्ट पॉपुलर सिटी, तो यहां आएगा दैट विल बी डी, एज द मोस्ट पॉपुलर सिटी। क्वेश्चन नंबर 9. Dear Daddy, I hope all is well with you. Everything is fine here. I'm sorry I dash right earlier. I was busy with my coaching camp. Dash is now over. After the annual examination, most of the boarders have left for their homes. Only a few like me are left behind. Yours and Ravindra. तो ये है I hope all is well with you. Everything is fine here. I am sorry I dash right earlier. कि पहले नहीं लिख पाया, तो पास्ट की बात बताइए, I couldn't. I could write earlier होता तो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं थी. I couldn't write earlier. I was busy with my coaching camp. बात कोचिंग कैंप की जा रही है, तो इसीलिए उसके साथ जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा वो क्या होगा, which. The Manipur Sangai festival is one of the vibrant festivals dash in Manipur. This festival dash in the month of November during the year 2010. It has been happening every year since then. This festival celebrates the art and culture of the state. The Manipur Sangai festival is one of the vibrant festivals. अब यहाँ पर है which is celebrated. अब विचेस की जगह हम सिर्फ सेलिब्रेटेड कर रहे हैं, यानी कि जो विचेस सेलिब्रेटेड वाला जो हमारा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, उसकी जगह हम सिर्फ और सिर्फ एक जेरंड जो है वहाँ पे पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो लगाएंगे। अब वो कौन सी पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, आप देखिए, विच द मणिपुर संगाई फेस्टिवल इज वन ऑफ द वाइब्रेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, यहाँ पर इज सेलिब्रेटेड नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ विच इज सेलिब्रेटेड की जगह एक पार्टिसिपल जो है वो यूज किया जा रहा है। विच इज सेलिब्रेटेड की जगह सिर्फ पार्टिसिपल दैट इज सेलिब्रेटेड जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा, तो यहाँ आएगा सी। उसके बाद दिस फेस्टिवल डैश इन द मंथ ऑफ नवंबर ड्यूरिंग द ईयर 2010 में ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था, तो दिस फेस्टिवल स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ, क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दिस फेस्टिवल वाज स्टार्टेड, दिस फेस्टिवल स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर ड्यूरिंग द ईयर 2010। तो ये था आपका यहाँ तक का जो मैंने आप लोगों को अभी, ये तो देखिए 20 क्वेश्चंस थे और 10 तो जो है पैराग्राफ के थे, एक नोटिस बेस्ड थे, गैप फिलर्स थे जो कि क्लॉजेस और टेंसेस मॉडल्स पे आधारित थे, 10 के 20 क्वेश्चन थे। अब उसके बाद हमारे लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिटरेरी टेक्स्ट। अब मैंने ये पढ़ा रखे हैं, देखें आपको कितने याद हैं। इन द पोएम द ट्री द पोएट यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल फॉर स्काई
instead of the definite one. This is so because the poet is referring to. अब हो सकता है कि जब वो क्वेश्चंस पूछें तो वो आपको कोई टेक्स्ट फैक्ट्स ना दें और वो आपसे एक्सपेक्ट ये करे कि आपको टेक्स्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपसे कहा गया है कि 6 से 10 तक पढ़ो तो आपको टेक्स्ट से आपको वेल वर्स्ड होना चाहिए. अब आप ये सोच के बैठे रहे कि भाई पैसे आएगा तो उसमें से देख के करने में क्या दिक्कत है, तो ऐसा जरूरी नहीं है. तो अब आप ये देखिए, इन द पोएम द ट्री that poet uses the indefinite article for sky instead of the definite one. This is so because the poet is. अब अगर आपको याद हो, ये पोएम मैंने सबसे पहले पढ़ाई थी. The trees, the ceiling of the veranda the sky versus the door kept open being the sky. The opportunity symbolized by an open sky can be utilized by a single woman. The portion of the sky bathed in moonlight versus the part that is still dark. Some part of the sky. अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें पोएट ने इंडेफिनेट आर्टिकल आ स्काई यूज करा है, द स्काई यूज नहीं करा. क्यों? क्योंकि इसका आंसर था आद्रियन रिच ने इसमें जो ट्रीज है उनको वुमेन जो है वो कहा है, एंड जो है वो उसमें यूज़ करती हैं कि उन्होंने उनको अलग अलग जो है गे लेस्बियंस के लिए भी, और जो उन्होंने ट्रीज में बताया भी है कि वुमेन आर मार्जिनलाइज्ड and it is very difficult for them to leave their roots, but they are planning to escalate themselves, to emancipate themselves. तो यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर स्काई जो है वो के साथ ए लगा है. some part of the sky still left open for women to explore away from limitations set by patriarchal norms. तो अगर आपको याद है तो इसका आंसर है डी. who is the poet of the trees? तो द ट्रीज का ये आपको पता ही है, ये आद्रियन रिच है. ठीक है जी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द पोएम द ट्रीज द ग्लास इज ब्रेकिंग, द इम्प्लाइड मीनिंग हियर. ग्लास, अब देख रहे हो आप, अगर क्वेश्चन मतलब टेक्स्ट पढ़ा हुआ है तो आप जवाब दे सकते हैं. ग्लास इज ब्रेकिंग ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज, the freedom of trees, the glass is breaking due to the wind, emancipation of women by breaking the shackles of stereotypes imposed by patriarchal society. तो ये है emancipation of women को दिखाया, ग्लास की अब कांच जो है वो चटक रहा है तो ये दिखाया था emancipation of women. Now the next question is, in the poem the ball poem, world of possessions means. बॉल पोएम मैंने आपको बताई भी थी कि बॉल पोएम में एक बच्चा है, उसकी बॉल खो जाती है. बॉल किस चीज को से जो है, उसके बाद वो पहला लॉस जो है वो बियर करता है. तो वर्ल्ड ऑफ डिसेप्शन, वर्ल्ड ऑफ मटीरियलिज्म जो है, वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी. तो ये बताया था मैंने आपको, वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस था, दैट इज वर्ल्ड ऑफ मटीरियलिज्म. In the poem, the ball poem, what does the word ball signify? The boy's innocence and happy young days, the rounded objects, the earth is round, instability. Ball जो है वो significance है बच्चे की innocence का, तो the boy's innocence and happy young days, so that is A. Who is the poet of the poem, the ball poem? Walt Whitman, जॉन बेरीमैन, लेस्ली नॉरिस, गॉर्डन कुक. अब आप ही बताइए कौन है इनके जो पोएट है. ऑब्वियसली जो पोएम्स हैं उनके पोएट्स भी पता होने बहुत जरूरी है, नहीं तो कैसे काम चलेगा भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा. तो हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, द बॉल पोएम, दैट इज जॉन बेरीमैन. ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं. उसके बाद आगे है विच, क्वेश्चन देखिए आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस डजंट फिट द थीम ऑफ द पोएम फॉर एन ग्रेगरी. सबसे पहले एन ग्रेगरी का अगर आपको पोएट पता है, W.B. Yeats ने लिखी है, और ये पोएम जो है इसमें, अब पोएम अगर पढ़ी हुई है तो ही आप उसका जवाब जो है वो दे सकते हैं. पोएम है for N, the most precious possession that ever comes to a man in this world is a woman's heart. कौन सा जो एक्सपीरियंस है जो इसमें लिखी हुई है वो फॉर एन ग्रेगरी पे फिट नहीं होता. लव हैज नो अदर डिवाइस बट टू फुलफिल इटसेल्फ,
how do I love thee, let me count the ways, the beauty of the heart is the lasting beauty, it lips give to drink the water of life। यानी कि अगर ये पोयम पढ़ी हुई है तो इनमें से उस पोयम के हिसाब से कौन सा जो पोयम का जो लाइंस हैं वो इस पे फिट नहीं होती है। तो यहाँ पर ये देखिए, द मोस्ट प्रेशियस पोजेशन दैट एवर कम्स टू अ मैन इन दिस वर्ल्ड इज अ वुमेन्स हार्ट, ये इसमें दिया हुआ है क्योंकि एक औरत की जो है तारीफ की गई है। लव हैज नो अदर डिवाइस बट टू फुलफिल इटसेल्फ, ये भी इसमें बताया गया सेल्फ लव के बारे में। हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज, इसमें यही जो है वो ऑप्शन इसके साथ फिट नहीं होता, तो ये जो है दैट इज हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज। Now next question is, the third stanza of the poem for N. Gregory strongly defies the idea of, जो थर्ड स्टेंजा है, पहले स्टेंजा में उसके बालों की खूबसूरती का और उसका वर्णन किया गया है, सेकंड स्टेंजा में वो जो है वो आर्ग्यूमेंट करती है, तो थर्ड स्टेंजा में ओल्ड मैन क्या कह रहा है कि पूरी कि आप ही खुद को अपने, गॉड ही है जो सबको अपनी सबको एक ही नज़र से देखता है। तो थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम फॉर स्ट्रांगली डिफाइज द आइडिया ऑफ, वो किसको डिफाई करता है, एक्सटर्नल ब्यूटी को, दैट इज एक्सटर्नल। अब देखो स्टेंजा तो है नहीं, स्टेंजा थोड़ी दिया जाएगा, तो सब कर लेंगे। चूज द फ्रेज दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, कि भाई अब जैसे हो खुद को वैसे प्यार करो, तो लव यू फॉर, कि कोई ऐसा नहीं होता जो आपको पूरी तरीके से अनकंडीशनली प्यार करे जैसे आप हैं, तो दैट इज ए अनकंडीशनल लव। ये तो सब मैंने पढ़ा रखा है। इन द सेकेंड स्टेंजा एन ग्रेगरी गिव्स, सेकेंड स्टेंजा में एन ग्रेगरी क्या जो है करती है, तो स्टेंजा पढ़ा हुआ होगा तो जवाब दोगे ना, वो क्या करती है, आर्ग्यूमेंट देती है, शी गिव्स एन आर्ग्यूमेंट। तो यहां पे है she gives an argument। so ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 1 और 30 क्वेश्चंस 34 मिनट में मैंने बताए हैं और 34 मिनट में मैंने सॉल्व करे हैं, और 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा हमने टाइम लिया है। बाकी आप लोग जो है इस ये आज का ये प्रैक्टिस पेपर करवाया, जितना पढ़ाया देखें कि क्या है। हालांकि इस प्रैक्टिस पेपर का लेवल ठीक ठीक है, बस बहुत अच्छा लेवल नहीं है, बढ़ाएंगे लेवल और धीरे। ठीक है जी, चलिए बाय बाय। और इसको जो है आप लोग प्रैक्टिस पेपर को देखिए, ये भी प्रैक्टिस पेपर आप लोगों को जो है अगर आपको लगता है कि ये भी जो है इसको टेलीग्राम पे डालने की ज़रूरत है तो हम दे देंगे, अदरवाइज़ तो आप इसी पे से देखकर इसको सॉल्व कर लीजिए।